ईरान से सीज फायर होने की खबरों के बीच इजरायल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को 48 घंटे के अंदर ईरान पर बड़ा हमला करने और उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के आदेश दे दिए। दावों के मुताबिक उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार ईरान के साथ सीज फायर की बात कह चुके हैं। इसके लिए ईरान के सामने कई शर्तें भी रखी जाने की खबरें आई हैं। युद्ध विराम को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। सीज फायर होने से पहले नेतन्याहू हर मोर्चे पर ईरान को भारी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा माना जा रहा है। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने सेना को 48 घंटे का समय दे दिया है। इजरायल की सेना ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों का पता लगाकर वहां हवाई हमले करे, ऐसा कहा जा रहा है कि वो 48 घंटे दिए हैं उसके लिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू चाहते हैं उनकी सेना ईरान की IRGC सेना के सारे महत्वपूर्ण ठिकानों के साथ साथ ईरान के महत्वपूर्ण औद्योगिक ठिकानों पर भी हमला करे। नेतन्याहू का आदेश मिलने के बाद इजरायल की सेना ईरान में हथियारों के गोदामों, हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर हमले तेज कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो दावे यह हैं कि नेतन्याहू की इस प्लानिंग का मकसद ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह नष्ट करना है और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप को भी पूरी तरह से वो खत्म करना चाहते हैं। यानी नेतन्याहू हर मोर्चे पर ईरान की घेरेबंदी कर उसे बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर सीज फायर होने वाला है उससे पहले ईरान को ऐसे हालात में पहुंचाना उनका मकसद लग रहा है जिससे वहां की जनता अपनी सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए। ईरान की सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आए, सत्ता परिवर्तन के लिए आंदोलन शुरू कर दे। इसका फायदा उठाकर वहां आसानी से रिजीम चेंज, जो बार बार कहा जा रहा है, सत्ता परिवर्तन, वो करवाया जा सके, ऐसा मकसद बताया जा रहा है। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हो रहे हमलों के बीच उसके कमांड सेंटर को भी तबाह करने का दावा किया गया। बताया गया इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में भीषण बमबारी की और हिजबुल्लाह को बड़ी चोट पहुंचाई। इजरायल के हवाई हमलों में हिजबुल्लाह का एक कमांड सेंटर और उसके हथियारों का एक बड़ा ठिकाना पूरे तरीके से बर्बाद हो गया। इजरायल के साथ कुवैत ने भी हिजबुल्लाह को घेरना शुरू कर दिया, ऐसा खबर है। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी के मुताबिक कुवैत ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया जिसमें कुवैत के बड़े नेताओं को निशाना बनाने की प्लानिंग की जा रही थी। बताया गया कि वहां के अधिकारियों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया जो हिजबुल्लाह से जुड़े थे। यानी एक तरफ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ उससे जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके कमांड सेंटर पर हवाई हमले का दावा कर दिया गया। वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में एक इमारत पर खौफनाक हमला होता दिखाई दिया। हमले के बाद वहां जोरदार धमाका हुआ, आग की लपटों के साथ धुआं तेजी से ऊपर की तरफ उठता हुआ नजर आया। धमाका होते ही इमारत के आसपास मौजूद दूसरी इमारतें भी जो थी वो भी धुएं से गिर गईं और वो इमारत मलबे के ढेर में बदल गई। इमारत के साथ एक और इमारत पर हवाई हमला किया गया, वहां भी हमले के बाद धमाका दिखा और कुछ ही सेकंड में आग की लपटों ने बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। इजरायल का दावा है कि उसकी सेना ने दक्षिणी लेबनान में अपने लड़ाकू विमान से बम बरसाए और उन दोनों इमारतों को नेस्त नाबूद कर दिया। उनमें एक इमारत में हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर बताया गया कि वो वहां मौजूद था। वहां से वो अपने लड़ाकों को इजरायल पर हमले के लिए कमांड दे रहा था हिजबुल्लाह। दूसरी इमारत हथियारों की खेप को रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, ये दावा किया। हिजबुल्लाह ने वहां पर भी भारी मात्रा में अपने खतरनाक हथियार रखे हुए थे और उन्हें इजरायल की फौज ने तबाह करने का बड़ा दावा कर दिया। हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर हो रहे हमलों के बीच उससे जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार करने का भी दावा किया गया। कुवैत के अलग अलग इलाकों से ये गिरफ्तारियां की गई। तुर्की की न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया कि कुवैत ने बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हुए कुवैत के गृह मंत्रालय ने बताया कि वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने उन 6 लोगों को गिरफ्तार किया जो हिजबुल्लाह से जुड़े थे और कुवैत के बड़े नेताओं की हत्या करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उनकी साजिश नाकाम कर दी गई। वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने लंबे वक्त तक कड़ी निगरानी की और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। वहां के अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए उन 6 लोगों में 5 कुवैत के नागरिक हैं। एक व्यक्ति की कुवैत की नागरिकता पहले रद्द की जा चुकी है। 5 नागरिक हैं, कुल 6 हैं। और उनकी गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा इंतजाम और सख्त कर दिए गए। संदिग्ध गतिविधियों पर और कड़ी नजर रखी जा रही है। कुवैत के गृह मंत्रालय ने बताया उन 6 लोगों के अलावा 14 और लोग भी इस नेटवर्क में शामिल हैं, लेकिन वो लोग कुवैत छोड़कर दूसरे देशों में जा चुके हैं, वो भी हिजबुल्लाह से जुड़े हुए हैं।
फरार हो चुके उन 14 लोगों की भी पहचान कर ली गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहां के अधिकारियों ने बताया वो लोग एक बड़ा नेटवर्क बनाकर कुवैत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटे थे। पूछताछ के दौरान उन 6 लोगों ने जासूसी के काम में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। यह दावा है कि यह भी बताया उन्होंने कि उन्हें दूसरे देशों में ट्रेनिंग दी गई थी, उन्हें हथियार चलाने, विस्फोटक का इस्तेमाल करने के तरीके सिखाए गए थे। हिजबुल्लाह ने कोई प्रतिक्रियाएं दी है इस सब पर। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब हिजबुल्लाह से जुड़े लोगों पर साजिश रचने के आरोप लगे हों। कुवैत के गृह मंत्रालय के मुताबिक पिछले हफ्ते भी 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ उन्हें बताया गया था। वो लोग कुवैत के अहम ठिकानों को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, ऐसे आरोप लगाए गए थे। इधर पश्चिम एशिया में जंग से बने हालात पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक बुलाई। पश्चिम एशिया में जंग की वजह से बने हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनके मुख्यमंत्री आचार संहिता की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। खबर है कि चुनाव वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए एक अलग से बैठक की जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ किया कि राज्य में ईंधन की कोई कमी नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने चेतावनी दी कि अफवाहें नहीं रुकी तो सरकार कुछ दिनों तक पेट्रोल पंप बंद भी करने का फैसला ले सकती है। इधर अमेरिका में होने वाले मिड टर्म चुनाव से पहले एक सर्वे में राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता में भारी गिरावट बताई गई। रॉयटर्स और रिसर्च कंपनी इप्सॉस ने मिलकर एक सर्वे किया। उनकी रेटिंग काफी कम बताई गई। सर्वे में उनके दूसरे कार्यकाल की सबसे खराब रेटिंग बताई गई। ट्रंप की रेटिंग महज 36% रह गई है, ऐसा दावा है। यानी अमेरिका में सिर्फ 36% लोग ही ऐसे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को अब पसंद करते हैं, उनके काम करने के तरीके से खुश हैं। रॉयटर्स और इप्सॉस का यह सर्वे है। ट्रंप की घटती लोकप्रियता के पीछे की वजह उन्होंने सामने उसमें बताई है और दावा है कि ईरान युद्ध और आसमान छूते पेट्रोल के दामों ने लोगों को ट्रंप के खिलाफ कर दिया है। लोग उनसे नाराज हो गए, उन्होंने ट्रंप का विरोध करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह से ट्रंप की लोकप्रियता गिरती चली गई। पिछले हफ्ते ट्रंप की रेटिंग 40% थी। एक हफ्ते में ही उनकी रेटिंग 40% से गिरकर बताया जा रहा है कि 36% रह गई। राष्ट्रपति चुनाव से पहले लोगों से वादा किया था उन्होंने कि वो अमेरिका को किसी भी बेमतलब की जंग में नहीं घसीटेंगे, लेकिन लोगों का मानना है ट्रंप ने अपना वादा तोड़ दिया। सर्वे ये कहता है। इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया तो लोग ये मान रहे हैं कि ट्रंप ने जो वादा किया था वो तोड़ दिया था। इस वजह से उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया है और 35% लोग ही ऐसे हैं जो ईरान पर हमला करने का समर्थन करते हैं, जबकि 61% लोगों ने इस हमले का विरोध किया है, इस जंग का विरोध किया है। अपनी पार्टी के अंदर समर्थन मिला हुआ है, हालांकि उनको, उनकी अपनी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उसके ज्यादातर नेता और समर्थक उनके साथ हैं। लेकिन पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर कई रिपब्लिकन वोटर भी उनसे नाखुश बताए जा रहे हैं, वो भी उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। और इसकी वजह से नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने हैं, उनकी संसद के चुनाव होने हैं, उनमें ट्रंप की पार्टी को झटका लग सकता है। ट्रंप की पार्टी को झटका मतलब ट्रंप को झटका। ईरान जंग का असर इन चुनावों पर पड़ सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और अमेरिका में संसद के चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में आते हैं। 4 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, बीच में संसद के फिर चुनाव आते हैं, इसलिए उन्हें मिड टर्म चुनाव कहा जाता है, क्योंकि मिड टर्म के मिड में होते हैं। नवंबर महीने में इसी साल होने। संसद में किस पार्टी को बहुमत मिलेगा इसी साल पता चलना है, किस पार्टी के ज्यादा नेता होंगे संसद में। अगर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी इस चुनाव में जीत गई तो संसद में ट्रंप के पार्टी के ज्यादा नेता होंगे, यानी ट्रंप का समर्थन करने वाले ज्यादा होंगे और वो आसानी से फिर वो फैसले ले सकते हैं। लेकिन अगर इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई, डेमोक्रेटिक पार्टी के ज्यादा सांसद चुने गए, यानी विपक्षी पार्टी के ज्यादा सांसद चुने गए, तो संसद में जब वो ज्यादा हो जाएंगे तो ट्रंप का जो हर फैसला आएगा उसमें अड़ंगा डाल सकते हैं। यानी चुनावों के बाद भी राष्ट्रपति तो ट्रंप ही रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव नहीं है, संसद का चुनाव है। लेकिन वो अपने हिसाब से फैसले लेने में उनको दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अगर विपक्षी पार्टी संसद में आ गई तो वो फैसलों पर अड़ंगे डालती रहेगी। और मिड टर्म चुनावों से पहले ट्रंप को अमेरिका के फ्लोरिडा में भी एक बड़ा झटका लग गया। वहां स्पेशल चुनाव हुआ और ट्रंप की पार्टी 2 सीटों पर हार गई। दोनों सीटें ऐसी थीं जो ट्रंप की पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं, रिपब्लिकन पार्टी का। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार इन दोनों सीटों पर चुनाव हार गए, पहले कभी नहीं हारे थे, मतलब ये गढ़ था उनका। और ये भी ईरान जंग को ही इसकी वजह माना जा रहा है।
अमेरिका की आधी से ज्यादा आबादी ईरान में छिड़ी जंग के खिलाफ है, ऐसा कहा जा रहा है। रॉयटर्स के एक सर्वे में भी यह बात सामने आई। इसके बाद वहां हुए स्पेशल चुनाव में फ्लोरिडा में इस जंग का असर दिखाई दिया नतीजों पर। ट्रंप की पार्टी फ्लोरिडा की 2 सीटों पर बुरी तरह हार गई। वही सीटें हैं जहां पर ट्रंप का प्राइवेट रिजॉर्ट है मारा लागो उनका प्राइवेट रिजॉर्ट है, जहां से वो कई बार रहते हैं वहां पर, वहीं से कई फैसले लेते हैं। वेनेजुएला वाला फैसला भी उन्होंने मारो लागो में रहते हुए ही लिया था। ट्रंप हर महीने एक बार यहां जरूर आते हैं, पूरी टीम के साथ यहां मीटिंग करते हैं। एक घर भी है, रिजॉर्ट भी है। तो फ्लोरिडा में उसी जगह पर ट्रंप अपनी पत्नी और बेटे के साथ मतदान करने भी आए थे। इसके बाद भी ट्रंप को यहां करारी हार का सामना करना पड़ा। ट्रंप के सियासत में आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब फ्लोरिडा की इन सीटों पर उनकी पार्टी हारी हो। डेमोक्रेटिक पार्टी को यहां पर जीत मिली हो। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ मानी जाती थी ये सीटें। ट्रंप की पार्टी को कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ रहा था यहां पर, लेकिन इस बार ट्रंप की पार्टी इन दोनों सीटों पर हार गई और दावा किया गया कि इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान में छिड़ी जंग है।